सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संडे का स्पेशल इशू द हिंदू का होता है, थोड़ा टाइम भी फ्लेक्सिबल रहता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आज डिस्कस करने के लिए एक सेट से फ्लाइज के ऊपर है। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू अब पब्लिश होता है, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर। सो हम्प बैक वेल के बारे में, सट से फ्लाइज और ट्रिपैनोजोम्स, ये है एक फ्रोजन वाटर है, ऑब्राइट्स है, एनवायरमेंट सर्विलियंस है, शागो है, पोलियो वायरस है। ठीक है, तो हम्प बैक व्हेल एनवायरनमेंट का टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो एनवायरनमेंट एंड साइंस टॉपिक। फ्रोजन वाटर साइंस का टॉपिक है। ऑबराइट्स, ये भी साइंस का टॉपिक है। एनवायरनमेंट सर्विलियंस साइंस का टॉपिक है। सागो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये टॉपिक आपका फ्रेम होता है। फिर पोलियो वायरस के ऊपर है, तो दिस इज ऑल्सो तो इस साइंस का टॉपिक आपका फ्रेम होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के सेशन में, क्योंकि संडे का स्पेशल इशू आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सो वी डिस्कस, सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। कल से आपका जो कोर्स है साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स के लिए, वो शुरुआत हो गई है और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस कोर्स का आप हिस्सा जरूर से बने। अनअकैडमी में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, कोड डाल देना है SPLIVE और ज्वाइन कर लेना। तो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ये आप ध्यान रखें। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो आ रहा है वो IR का आ रहा है, अराउंड 6 मार्च का। फिर आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, और फिर एग्रीकल्चर का। तो ये सारे कोर्सेस हैं प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो 45 to 50 प्रश्न आपको इस एरिया से मिल जाते हैं, इन सब्जेक्ट से आपको मिल जाते हैं। अभी ग्रेट ऑफर चल रहा है फरवरी 16 से 21 तक का। तो ये अमाउंट आप जो देख रहे हैं इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शनल जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स, जितने ऑप्शनल्स हैं सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। टॉप एजुकेटर्स के ये कोर्सेस हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव है। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE। तो आरंभ और लक्ष्य बैच भी है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, और जो मेरे कोर्सेस हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द वेल। सो हम्प बैक वेल के कंटेक्स्ट में एक बहुत ही छोटा सा कॉलम आपका है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो फिजिकल कंपटीशन इफेक्टिव फॉर राइजिंग वेल पॉपुलेशन। अब देखो, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है या हमारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कैसा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। जो जीव है, पानी के अंदर जो जीव है, उनमें किस प्रकार का इम्पैक्ट है। तो देखो यहाँ पे देखो, दिस इज अ हम्प बैक वेल। सो वेलिंग, वेलिंग शब्द का मतलब होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ हंटिंग ऑफ वेल्स फॉर देयर यूजेबल प्रोडक्ट्स। जैसे जो भी चीज़ें काम में आती है, तो मीट है और भी कई चीज़ें हैं। तो इस पर्पस के लिए वेल्स की हंटिंग होती है, उसके लिए वेलिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जिस तरीके से कंटिन्यूस बेसिस में जो वेलिंग एक्टिविटी हुई है, ऐसा बहुत सारा रीजन है जिसमें ये बड़ी बड़ी जो वेल्स, इनको मारा जाता है ऑयल के लिए, मीट के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए ये उनको मारा जाता है। अब जिन जगहों पे ये पूरी वेल्स को मार दिया जाता है, तो पोस्ट वेलिंग का टाइम, वेलिंग मतलब किलिंग करने के बाद का जो समय समय है उस एरिया में, तो पूरा का पूरा जो शिफ्ट है मेल फीमेल का पॉपुलेशन है, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। एंड पहले जो वेल्स होते थे, जो मेल वेल्स होते थे, वो जो फीमेल वेल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिंगिंग करते थे। अब वो ऐसा नहीं कि हमारी तरह वो गाना गा रहे हैं कि दिल ये पुकारे आजा, ऐसा नहीं। यहाँ पे मतलब वो उनका एक अपना जो भी तरीका रहा होगा, बट प्रोसेस क्या है कि वो सिंगिंग करते थे। अब इस सिंगिंग से फिजिकल कंपटीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये बेसिकली जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन रिकवर हो रही है, नई पॉपुलेशन आ रही है, तो इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि इंस्टेड ऑफ सिंगिंग, जो पहले सिंगिंग थी नॉन वायलेंट चीज़ थी, तो यहाँ भी वो, वहाँ भी अब जो देखने को मिल रहा है कि देर इज़ अ फिजिकल कंपटीशन, फिजिकल कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सो इंस्टेड ऑफ सिंगिंग दे आर मूविंग, और वी कैन से उनमें फिजिकल कंपटीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ चेंज, दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, जो बड़ी हम्प बैक वेल की बात करें उनमें देखने को मिलता है। सो मेल जो ईस्टर्न हम्प बैक, ऑस्ट्रेलियन हम्प बैक वेल्स हैं, उनमें ये सब डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड कि कैसे वो जो फीमेल आपकी वेल्स हैं उनको किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। अगर हम्प बैक वेल की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी ओशंस हैं हर जगह ये आपकी पाई जाती हैं। एंड इनका जो एक सरफेस एक्टिव बिहेवियर है, और कई प्रकार से, जैसे जो सिंगिंग वाला एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर मतलब बाकी चीज़ें तो वेल से रिलेटेड आपको इजीली समझ सकते हैं, लेकिन ये एक हम्प बैक वेल ऐसे है कि इट सिंग अ सॉन्ग, कॉम्प्लेक्स सॉन्ग जो है, एंड ब्रीडिंग के टाइम पे वो सुनने को मिलता है।
सो हम्पबैक व्हेल की ये एक बहुत खास बात है। सो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न है दैट कैन बी आस्क्ड आसानी से, स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न है कि विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हम्पबैक व्हेल, और प्रश्न आपके लिए फ्रेम आपका हो सकता है। और ये बहुत बड़ी व्हेल तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती है, मतलब कई रिपोर्ट्स देखा जाए तो बहुत दूर दूर तक 5,000 माइल्स तक ये माइग्रेट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक इतना ह्यूज माइग्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद सेट्से फ्लाइज। तो ये जो फ्लाइज हैं इनके ऊपर है, बॉल दो ये नॉर्मल फ्लाइज भी हो सकती हैं, बट ये जो फ्लाइज हैं ये फ्लाइज भी बहुत तरीके की बहुत सारी और बहुत तरीके के जो वायरस बैक्टीरिया है, ये खास तौर से बैक्टीरिया है, फंजा, ये कैरी करती हैं, और ये एक तरीके से वेक्टर का काम करती हैं, दूसरे जीवों में ट्रांसमिट करने के लिए डिजीज़ को इनका एक रोल होता है। सो सेट्से फ्लाइज की बात करें तो सेट्से फ्लाइज फेरोमोन्स दैट कैन कर्ब डिजीज द स्प्रेड। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं, एक और टर्म है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है। तो नई जो इंसाइट है सेट्से फ्लाइज में, तो इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो उनका एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, अगर उसको स्टडी किया जाए उस बेसिस में ये कंक्लूड किया जा सकता है कि इनका जो स्प्रेड है, डिजीज़ को स्प्रेड करने की टेंडेंसी है इन इंसेक्ट्स के द्वारा, उसको कम किया जा सकता है। ये जो सेट्से फ्लाइज हैं ये ट्रांसमिट करते हैं ट्राइपैनोजोम्स, इनको ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपैनोजोम्स क्या होते हैं। जैसे सेट्से फ्लाइज देखो तो दीज आर द सेट्से फ्लाइज। अब ये एक तरीके का जो ट्रेपैनोजोम्स हैं इनको ये स्प्रेड करते हैं, तो ये क्या है, ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ है। अब जैसे मान लो नेमाटोड्स, वायरस, बैक्टीरिया, वैसी एक प्रोटोजोआ कैटेगरी होती है। एंड बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लड पैरासाइट है वर्टिब्रेट्स, मतलब ब्लड में ब्लड सक करते हैं, ये फिशेस में, बर्ड्स में, मैमल्स में देखने को मिलता है। एंड ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं उन्हें होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इंसेक्ट या लीच के माध्यम से ये पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है कि दीज आर द प्रोटोजोआ। किसी सपोज करो सेट से फ्लाइज फ्लाइज बैठी, सेट से फ्लाइज से ये उस जीव में ट्रांसमिट हो जाएंगे, और जब ये उस जीव में ट्रांसमिट हो जाएंगे, उस कंटेक्स्ट में जब उस जीव में आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो फिर उस जीव में ब्लड सकिंग का जो कार्य है वो ये करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट इज कॉज्ड बाय गैम्बिनस, फॉर एग्जांपल टी रोडेसेंस, these are transmitted by tsetse flies. तो these are the kind of example of ट्रैपेनोजोम्स, ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रैपेनोजोम्स के, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये कहा गया कि व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द tsetse फ्लाइज, उनके जो रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट अगर हम उसको देखें और उसको अगर कंट्रोल किया जा सकता है, तो डिजीज़ के स्प्रेड को भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे फेरोमोन्स, फेरोमोन्स एक प्रकार जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक प्रकार का हार्मोन टाइप रिलीज करते हैं जो कि उनके मेटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सो इफ़ यू आर एबल टू लाइक कंट्रोल, और ये जो फेरोमोन्स अगर हम इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, तो इवन जो उनका मेटिंग बिहेवियर है, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, और सेट्से फ्लाइज के स्प्रेड को भी कंट्रोल आपका किया जा सकता है। तो मेटिंग बिहेवियर जो है, मेल फ्लाइज और फीमेल फ्लाइज का जो मेटिंग बिहेवियर है उसको कंट्रोल करके जो स्प्रेड है, उस स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो इन्फेक्शन ऑफ फीमेल फ्लाइज बाय ट्रेपैनोजोम्स अल्टर बोथ द फेरोमोन्स प्रोफाइल एंड मेटिंग बिहेवियर एंड हैज अफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग मेटिंग रिसेप्टिविटी इन फीमेल्स। सो ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन है फीमेल फ्लाइज में ट्रेपैनोजोम्स के द्वारा, जो ये प्रोटोजोआ है, ये फीमेल फ्लाइज को एक प्रकार से इन्फेक्ट करता है, और इस वजह से जो फेरोमोन प्रोफाइल है, फेरोमोन्स जो हार्मोन है जो कि फीमेल और मेल जो इंसेक्ट्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लो एक एक फ्लाई ये है, दूसरी फ्लाई ये है, एक प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे हम फेरोमोन्स बोलते हैं, जो इन दोनों के मेटिंग बिहेवियर को डिसाइड और डिटरमाइन करते हैं। जब ये आपका ट्रेपैनोजोम्स हैं, अगर इसने फीमेल को अफेक्ट किया, सो दिस विल अफेक्ट द फेरोमोन्स एज वेल, जो कि इनके मेटिंग बिहेवियर को भी अफेक्ट कर सकता है। तो दिस में अफेक्ट, अगर इस प्रकार से अगर इनमें फेरोमोन्स की वजह से या उसमें जो बदलाव है उसकी वजह से फेरोमोन्स में बदलाव हो रहा है, तो इनका जो मेटिंग बिहेवियर है दैट विल बी अफेक्टेड। इस चीज़ की जो स्टडी है दैट कैन हेल्प अस कि कैसे फेरोमोन्स के माध्यम से इनके मेटिंग बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है और फर्दर डिजीज के स्प्रेड को भी रोका आपका जा सकता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ आइस। जैसे पानी है, पानी को ठंडा करे तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्टडी क्या कहती है। अब इसमें तो कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा,
और यू ऑल आर अवेयर कि साइंस का स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है द हिंदू का, संडे की अगर बात करें, एंड वी डिस्कस ऑल द साइंस रिलेटेड टॉपिक्स डेप्थ के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड खास तौर से पिछली बार भी अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखो तो 15 में से 14 क्वेश्चंस के विद स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो किए थे कि कैसे 1.5-2 साल के ऐसे टॉपिक से प्रश्न आपके लिए फ्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट आपको समझना है कि इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट प्रीलिम्स का बढ़िया प्रश्न इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ मीडियम डेंसिटी एमॉर्फस आइस डिस्कवर किया गया है। देखो जब आइस जो है फ्रोजन होता है, ठंड की वजह से जब वो फ्रोज आपका होगा, तो बिकॉज ऑफ दीज फ्रोजन आइस, या इसके जब आप टाइप्स की बात करेंगे तो उसके मल्टीपल टाइप्स होंगे। सो आइस एट लो टेम्परेचर, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व shaking a cryogenically cooled container full of ice and steel balls create amorphous forms with a density close to liquid water. The findings suggest that water is more complex at low temperature than the previously recognized. यहाँ पे देखो what is being discovered और what is being said. क्रायोजेनिक शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड को जब आप बहुत ही लो टेम्परेचर में रखते हो, अगर वाटर को हम लो टेम्परेचर में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक कंटेनर जिसमें एक आइस बॉल, आपका आइस और स्टील बॉल्स प्रेजेंट है, उसको शेक किया, इससे एक प्रकार का एमॉर्फस फॉर्म क्रिएट होगा। और ये कहा गया कि लो टेम्परेचर के अंदर जिस तरीके से वाटर भी क्या है, जब हम H2O की बात करते हैं तो एक टेम्परेचर में लिक्विड हो जाएगा, बहुत ही लो टेम्परेचर में देखें तो ये आइस बन जाएगा। सो ये जो आइस है इसके कई डिफरेंट फॉर्म है, जितना हम सोचते तो उससे भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जो फ्रोजन वाटर होता है, फ्रोजन वाटर कैन टेक मैनी मैनी फॉर्म्स, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया है। लगभग 20 नॉन क्रिस्टलाइन फेसेस ऑफ वाटर आइस देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रोजन आइस है, ये फ्रोजन आइस के कई डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और अभी भी इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड कि जिस तरीके से हम ये मानते थे कि जो एमॉर्फस, या फिर आप ये मानो कि जिस तरीके से ये शेप आपका, इस क्रिस्टल का जो एक शेप आपका बनता है, इसको मानते थे कि जितना ये कॉम्प्लेक्स है उससे कहीं ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस पर डिटेल में कई सारे एस्पेक्ट है। मीटोराइट्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो अगर आप आसमान में या यूनिवर्स के अंदर देखो तो यूनिवर्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, ये जो है आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं। अब यही एस्टेरॉइड्स जब आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाए, सो दे विल बी अ काइंड ऑफ मेटेराइट्स, और अगर ये हिट कर जाएं तो बहुत नुकसान अर्थ को कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मिशंस लॉन्च किए जाते हैं जो कि इसको स्टडी करते रहते हैं। ये भी मिशंस आपके लॉन्च किए जाते हैं नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज के द्वारा, कि अगर ये अर्थ को हिट करे तो इनके डायरेक्शन को चेंज किया जाए जिससे कि ये हिट ना करें, ऐसा इंश्योर करना है। सो ऑबराइट्स क्या है? दीज आर ऑल्सो मेटेराइट्स। आपको ध्यान में रखना है कि ऑबराइट्स क्या है? दीज आर ऑल्सो मेटेराइट्स, और इंडिया में फाउंड किया गया है इन 170 ईयर्स में। ये आपका फाउंड किया गया, जैसे गुजरात के 2 विलेजेस हैं वहाँ पे आपके फाउंड किया गया है। बट हमें ये क्या जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पहला तो ऑबराइट्स क्या है? ये इग्नियस रॉक्स हैं जो कि ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस में बनते हैं। इग्नियस रॉक्स मतलब जो खास तौर से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो निकलता है और उसके सॉलिडिफिकेशन, मतलब वॉल्केनो निकला और फिर वो धीरे धीरे जमेगा और फिर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑबराइट्स क्या है? ये इग्नियस रॉक्स के रूप में है, और ऐसी जगह ये ज़्यादा बनते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, और दे कंटेन सच काइंड ऑफ मिनरल्स जो कि अर्थ में फाउंड नहीं होता है। इट मीन्स अगर अर्थ में फाउंड नहीं होता तो ऑबराइट्स बेसिकली यूनिवर्स के अंदर या फिर स्पेस के अंदर कई जो एस्टेरॉइड्स हैं जो मेट्रॉइड्स का फॉर्म लेते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो मेट्रॉइड्स क्या है? ऐसे ऐसे ब्रोकन पार्ट जो कि प्लैनेट या किसी मून के अंदर एंटर करेंगे। जैसे मान लो ये आपके ब्रोकन पार्ट है, अगर ये मून के अंदर एंटर कर रहे हैं या किसी प्लैनेट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो दे विल टेक द फॉर्म ऑफ अ मेटेरॉइड। उसे हम मेटेरॉइड शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर मीटियोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये सरफेस तक रीच कर जाते हैं तो इसे मेटेरॉइड्स शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट क्या समझना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट मीटियोर्स, मीटियोर्स क्या है? दीज आर द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर हैं, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ब्रोक अवे हो जाते हैं। तो दीज मेटियोर्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि ब्रोक कर जाते हैं, ठीक है, ब्रोक कर जाते हैं। दूसरा, जो भी मिटियोर्स
सरफेस तक रीच करते हैं, ऐसे मीटियोर्स जो सरफेस तक रीच करते हैं उन्हें हम मीटियोराइट्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द टर्म कॉल्ड एज मीटियोराइट्स। सो ऑबराइट्स क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ मीटियोराइट्स। जो ऑबराइट्स हैं अगर उनकी बात करें तो दे आर अ टाइप ऑफ, ये एक प्रकार से मीटियोराइट्स होते हैं। सो साइंटिस्ट की अगर बात करें तो लगभग लाइक दे हैव फाउंड कि जो एस्टेरॉइड 3103 ईगर करके था, और फ्रॉम प्लैनेट मरकरी, कुछ ऐसे जैसे, क्योंकि एस्टेरॉइड्स क्या है, ये भी एक फ्रेगमेंट है, ये टूटा हुआ पार्ट है किसी प्लैनेट का। तो यहाँ पे क्या है, जो एस्टेरॉइड 3103 इसी से ओबराइट्स निकल कर आए हैं। एंड दीज ओबराइट मीटराइट्स either fall rarely on earth or they might have a fragmented in finer fractions. It means what कि अब अगर बहुत तेजी से ये फ्रैगमेंट नीचे एटमॉस्फेयर के आ रहे हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, सरफेस को अगर इफ दे आर हिटिंग दे विल फॉर्म द मीटेराइट्स। अर्थ में बहुत रेयरली मिलेंगे, क्योंकि जो भी मिनरल्स ये कैरी करते हैं वो अर्थ में मिलते नहीं हैं। दूसरा, आसमान से ही जो मिट्योर्स फिर मिट्योराइट्स बन के आते हैं, तो ऐसा नहीं ओकेशनली आएंगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाईपास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हीटिंग जनरेट होती है उसी में ये पूरे ऑबराइट्स टूट जाते हैं। तो बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता है। तो कई जगहों पे ये हिट किया, तो अभी जैसे अगस्त 2022 में गुजरात के 2 विलेजेस हैं, वहाँ पे देखने को आपके जो है वो मिला है। तो 90% जो मेटेराइट्स हैं उसमें ऑर्थोपायरोक्सिन पाया जाता है। पायरोक्सिन्स की बात करें तो ये क्या है, इनका ये फॉर्मुलेशन देख लो, SI404 है। एंड दीज ऑर्थोपायरोक्सिन्स आर पायरोक्सिन विद सर्टेन स्ट्रक्चर्स। मतलब आप ये मानो कि एक प्रकार क्या कंपोनेंट है, केमिस्ट्री उसकी मानो कि उसमें 90% जो मेटेराइट्स हैं उनमें ऑर्थोपायरोक्सिन पाया जाता है। जैसे मान लो वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। इसी तरीके से जो मेटेराइट्स की बात करें तो इनमें ऑर्थोपायरोक्सिन SI04 जो सिलिका है, सिलिका टेट्राहेड्रल, वो देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। दीज पायरोक्सिन्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है पायरोक्सिन का, जैसे डाइऑक्साइड और जैडीट की बात करें, जेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्यूमीन की बात करें, ये लिथियम ओर में इस्तेमाल किया जाता है। रॉक्स जिसमें भी पायरोक्सिन प्रेजेंट है, वो बेसिकली रॉक्स विद पायरोक्सिन्स हैव ऑल्सो बीन यूज टू मेक क्रस्ट स्टोन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो जो रॉक्स है जिनमें पायरोक्सिन प्रेजेंट है उनको तोड़ के कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो मेट्रॉइड्स हैं जो, और अब ये आपका जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ जो आपका ओबराइट्स मेटेराइट्स की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन मोनोपिक्ट ब्रेसिया के रूप में हुआ है, जिसमें कई प्रकार के पायरोक्सिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। एक चीज़ देखो कि जो मेटेराइट्स होते हैं, मेटेराइट्स के ऊपर स्टडी भी किया जाता है कंटिन्यूस बेसिस में। तो जो अर्थ सरफेस तक रीच कर गए, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं। ये इस पर रिसर्च भी चलता रहता है। इवन स्पेस के अंदर भी कई मिशंस होते हैं कि बड़े बड़े जो एस्टेरॉइड्स हैं उनमें स्टडी किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि कहीं कोई मेटल्स मिनरल्स प्रेजेंट तो नहीं है। अगर मेटल मिनरल्स कोई प्रेजेंट है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, इस पर भी कंटिन्यूस रिसर्च चलती रहती है। कई मिशंस भी इस पर्पज़ के लिए आपके सेंड किए गए हैं और जाते भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विथ एनवायरमेंट सर्विलियंस। वायरस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एनवायरमेंट सर्विलियंस का एस्पेक्ट है, और इस पे देखा जाए तो यहाँ पे ये टॉपिक मेंस का बहुत अच्छा फ्रेम हो सकता है एवियन इन्फ्लुएंजा के कंटेक्स्ट में। तो इसमें देखो ये टॉपिक साइंस का बन जाता है। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। आप लोग इतने जितने लोग भी देखते हैं तो इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। तो आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि सेशन को आप जिस भी ग्रुप में है उसमें शेयर करें। जिम्मेदारी आपकी बनती है। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसमें प्रीलिम्स के टॉपिक्स अलग अलग जो हैं वो लाइक वी डिस्कस, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साइंस का टॉपिक है वाई एनवायरमेंटल सर्विलेंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज वाइटल। एनवायरमेंट जो सर्विलेंस एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट आपका बनता है, क्यों वाइटल है। सो ये टॉपिक आपका साइंस का फ्रेम हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ। जैसे क्या होता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा है, जैसे कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, बर्ड फ्लू जिसे हम कहते हैं। अब इसमें कई जो स्टडी कहती हैं कि जो वायरस का एक बहुत बड़ा नेचर होता है वो क्या होता है कि वो अपने आप को बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। काफ़ी हद तक अपने आप को बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। क्योंकि वायरस अपने आप को बहुत हद तक बदलता रहता है, इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। तो ऐसे कंसिड्रेशन में ये भी देखना जरूरी है कि जहाँ भी ऐसा कंपोनेंट या सैंपल जहाँ वायरस प्रेजेंट है
उसको उसका स्टडी करते रहना चाहिए, उस पर हमारी नज़र बनी होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? सर्विलेंस के माध्यम से। अगर जैसे मान लो कि कोई नाला है, उसमें उठाया और उसमें सैंपल देख लिया, अच्छा कौन-कौन से वायरस, बैक्टीरिया प्रेज़ेंट है। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है, मान लो कोई मुर्गी है या हैन है, वो मर गई, अब उसमें वायरस सैंपल प्रेज़ेंट है, या कोई बर्ड है, उसका वेस्ट मटेरियल कहीं वेटलैंड में पड़ा हुआ है और उसमें वो वायरस प्रेज़ेंट है, धीरे-धीरे म्यूटेट किया, दूसरे बर्ड्स और दूसरे जीव में वो फैल जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कंटेजियस होता है, तो दूसरे बर्ड्स में फैल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्विलेंस करना चाहिए। एनवायरनमेंट जब सर्विलेंस की बात होती है, तो आप ऐसी जगह भी कवर करते हो, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, इन जगहों पे भी आप सैंपल लेके देखते रहते हो कि अच्छा इन सैंपल में वायरस कौन से प्रेजेंट है और क्या बदलाव इनमें हुआ है। तो वायरस के ब्रेकडाउन को रोकने के लिए, कि वायरस बहुत अधिक स्प्रेड ना हो और इनमें क्या बदलाव हो रहा है, उसमें एनवायरनमेंट सर्विलेंस बहुत मैटर करता है। सो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब इसमें जो ये भी बर्ड फ्लू की बीमारी है, ये अगर देखा जाए तो जो है बर्ड्स को बहुत अधिक अफेक्ट होता है, किया जाता है। अब इसमें यूरोप में तो इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन होता है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, या बर्ड्स का वैक्सीनेशन नहीं है कि अभी मुर्गियाँ जो हैं वो वैक्सीन करवाएंगी। बट यूरोप के अंदर देखा जाए जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, वो पूरे तरीके से आपकी वीकेंड से यूरोप के अंदर देखा जाए तो उनका वैक्सीनेशन भी होता है। बिकॉज H5N1 या H7N9 ये ऐसे स्ट्रेन हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, जो कि काफ़ी अधिक जो बर्ड्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं, जिनमें भी वायरस पहुंच के कई इफेक्ट डालता है या इन्फेक्ट करने का पोटेंशियल, मतलब ह्यूमन के अंदर कंपेरेटिवली कम है, ऑल्दो रेयर नहीं है। अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आता है तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि वो उनको भी ट्रांसमिट हो जाता है, बट वो बहुत ही रेयर है। अगर कुछ वेरिएशन हो जाए या चेंजेस हो जाए तो ह्यूमन को भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो H5N1 या H7N9 स्ट्रेन है जो कि कॉन्टेजियस है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स या जीव को स्प्रेड हो सकता है। तो इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, बट वो आपका रेयर होता है। ऑल्दो दे कैन इन्फेक्ट, अगर मान लो बदलाव हो जाए उनके अंदर, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मान लो कुछ म्यूटेशन हो जाए कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करें, तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन पोल्ट्री सेक्टर का सर्विलेंस जरूरी है, सैंपल लेना जरूरी है। और जरूरी भी क्यों है? बिकॉज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग वी कैन से कि अच्छा ये वायरस यहाँ पे इतना प्रेजेंट है, ये मुर्गियाँ इससे अफेक्ट हो सकती हैं। ये जरूरी पोल्ट्री सेक्टर के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। यूरोप में तो वैक्सीनेशन हो तो उनको इतनी चिंता नहीं है, बट जहाँ वैक्सीनेशन नहीं है वहाँ सर्विलेंस मैटर करता है। वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि लाइक वन हेल्थ की तरफ हम जब बात करते हैं, वन हेल्थ में का जो एक इमर्जिंग कंसेप्ट है, और इसमें क्या है, वी फोकस ऑन एनवायरमेंट हेल्थ ऑल्सो, वी फोकस ऑन जो आपका बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे भी फोकस हम करते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी हम जो है फोकस करते हैं। तो हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी वाइल्ड लाइफ, हेल्दी, तभी ह्यूमन हेल्दी हो सकता है। इकोलॉजी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा। तो इस चीज़ के लिए अब ये जब हम इन सब की हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सर्विलेंस मैटर करता है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट में तो कोई नए प्रकार का वायरस नहीं आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी में हर चीज़ों को सैंपल लेते हुए देखते रहना कि कोई नया प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया तो स्प्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उनमें स्प्रेड होगा तो उससे ह्यूमन में भी बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। इसलिए वन हेल्थ के कंसेप्ट की बात करते हैं। सो वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एनवायरमेंट सर्विलेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जैसे वेस्ट वाटर, उसमें सैंपल लिया, देखा गया कि अच्छा कुछ वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एनवायरमेंट सर्विलेंस का भी बन जाता है। तो एनवायरमेंट सर्विलेंस कोई नया कंसेप्ट नहीं है, और ख़ास तौर से बहुत सारे लेवल पे जो जैसे मान लो बर्ड्स का फीकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कहीं, या सलाइवा, या उनका जो रिमेन है, बॉडी रिमेन है, अगर वो कहीं पड़ा हुआ है किसी भी जगह, वेटलैंड्स या किसी एरिया में, तो उस सैंपल को उठाना और उसको उसको देखना, सैम्पलिंग करना, ये आपका एनवायरमेंट सर्विलेंस के अंदर देखा जा रहा है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आइसोलेट किए गए फ्रॉम अनकंसंट्रेटेड वाटर इन लेक्स ऑफ यूएस, कनाडा, चाइना। और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो काफ़ी समय तक आपके प्रेजेंट हो सकते हैं सरफेस वाटर के अंदर। अब इसमें देखो क्या है कि ये भी कहा जाता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दीज एवियन इन्फ्लुएंजा कीप ऑन म्यूटेटिंग ऑल्सो, क्योंकि ये वायरस है तो अपने आप को म्यूटेट भी, या अपने आप के अंदर का बदलाव भी कर सकता है। और यूएस, कनाडा, चाइना की बात करें तो इसमें जो वाटर है उसको, सैंपल को निकालना, टेस्टिंग करते रहना कि अच्छा कोई किसी भी प्रकार का वायरस इस तरीके से नहीं कि जो इन्फेक्ट कर सके, बदलाव तो नहीं हो रहा। और ये भी सही है कि आज के समय बायोलॉजिकल वेपन अगर डेवलप किया जाए, किसी भी वाटर बॉडी, कहीं भी किसी जीव के माध्यम से अगर वायरस से स्प्रेड करने का प्रयास किया जाए तो उस पर भी नज़र बना के रखना। तो ये भी जरूरी कि बायोलॉजिकल वेपन जो आजकल बन रहे हैं, कि किसी देश के, मान लो किसी ऐसे सेक्टर को अफेक्ट आप करना चाह रहे हो, कि मान लो एग्रीकल्चर को ही अफेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप
जो ये पोल्ट्री फार्मिंग और इन सब चीज़ को किसी देश के इफेक्ट करना चाहते हो, तो आपको वायरस से स्प्रेड करना है, तो उस पर नज़र बना के रखना कि अच्छा ऐसा ना हो, तो अलग अलग सैंपल्स लेते रहना चाहिए। देन ओनली विल कम टू नो कि अच्छा कहीं वायरस तो ऐसा कोई स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एनवायरमेंट सर्विलेंस बहुत मैटर आपका कर जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ यही बातें सेम सी जो है रह जाती हैं। तो वायरस सर्विलेंस के लिए एनवायरमेंट सर्विलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। कल का भी सेशन देखोगे ना तो पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में जाना, तो पहले ही कमेंट पिन है, तो उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। माइंड मैप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो रात को माइंड मैप आपको शेयर मिल जाता है, तो माइंड मैप भी आप लोग फॉलो करें। WHO हैज़ नॉट अबंडेंट कोविड-19 ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ये एक टॉपिक सागो करके बन जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया एडवाइजरी ग्रुप क्रिएट किया है, एंड द नेम ऑफ द ग्रुप इज इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजन और सागो। ठीक है, इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस, सागो जिसे कहते हैं। सागो क्या है? ये किसी भी प्रकार का जो वायरस बैक्टीरिया इमर्ज हो रहा है और जो कि महामारी का रूप ले सकता है, तो उसको स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना और उस कंटेक्स्ट में WHO को एडवाइस करना। तो ये आपको याद रखना। कई बार शॉर्ट फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है, रिसेंटली सागो न्यूज़ में था, तो ये क्या है? तो आपको याद रखना ये इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है ऑफ ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस की बात अगर करें तो ये कई प्रकार के, जैसे WHO की बात करें तो उसमें कई आपके पैनल्स हैं, सेक्रेटेरिएट है, उसमें हर तरीके का एडवाइस प्रोवाइड करना रिलेटेड विथ ऐसे वायरस बैक्टीरिया जो कि महामारी का रूप ले सकते हैं। और इसमें WHO की भी कई प्रकार की गाइडलाइंस हैं। ये लोग दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इज देयर अ नीड फॉर एन एक्स्ट्रा डोज फॉर अ पोलियो। अब इसमें देखो, पहली चीज़ तो हमें जानना है इसमें पोलियो क्या है। पोलियो वायरस की वजह से आपका होता है, और पोलियो की बात करें, जैसे 2 बूंद जिंदगी के, सब आपका एडवर्टाइज भी किया जाता है। छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो की वैक्सीन आपकी दी जाती है, एंड अगर नहीं दी जाती है ये इतना खतरनाक होता है कि पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। विद इन आवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पोलियो वायरस में 3 मेजर टाइप है, 1, 2, 3। इंडिया में जो पोलियो लर्निंग एक्सचेंज की बात करें तो ऑफ दोज पैरालाइज 5 से 10% डाई व्हेन देयर ब्रीथिंग मसल्स बिकम इमोबलाइज्ड। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो वायरस है एंटर करके मसल्स जो होते हैं उस मसल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। कई बार क्या होता है कि जहाँ से हम सांस लेते हैं वो भी मसल्स का एक फंक्शन होता है, अगर वही पैरालाइज्ड हो जाए तो फिर इंसान सांस नहीं ले पाता और वो मर जाता है। ऑल्दो इसका कोई क्योर नहीं है, बट हाँ वैक्सीनेशन है, बच्चों को वैक्सीन किया जाता है। पहला वैक्सीन आपका जॉनस साल्क के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। फिर एल्बर्ट सैबिन जो है उन्होंने लाइव पोलियो वैक्सीन भी आपकी बनाई गई थी। लाइव पोलियो वैक्सीन मतलब जो वायरस है वो वायरस को एक्टिव फॉर्म में वैक्सीन के फॉर्म में दिया जाता है, एक्टिव फॉर्म में वैक्सीन बनाई जाती है और फिर वैक्सीन को दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर, और फिर हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करता रहता है। फ्यूचर के अंदर अगर वही वायरस हमें इन्फेक्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, तो हमारे शरीर को इतना अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब रिसेंट ग्लोबल पोलियो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो एक कुछ रिपोर्ट आई है, ये इनके द्वारा अगर लिखी गई थी। अब उसमें ये कहा गया कि वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पोलियो वायरस टाइप 2 की अगर बात करें तो जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ वैक्सीन पोलियो वायरस टाइप 2 ये अननोन सोर्सेस से इंपोर्ट किया गया। इट मीन्स व्हाट, कि कुछ ऐसे वेस्ट वाटर जेरूसलम, लंदन, न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिले जहाँ पे ऐसे वायरस, ये जो पोलियो टाइप 2 वायरस जो है उसमें कुछ वेरिएंट देखने को ऐसे मिले। अगर देखो, हम ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से एलिमिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है पोलियो, लेकिन अगर सपोज करो वेस्ट वाटर में इन जगहों में ये वायरस अगर प्रेजेंट है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वायरस फिर फर्दर रिवाइव हो जाए, क्योंकि वायरस को रिवाइव होने में समय नहीं लगता है। यहाँ पे अगर कुछ बदलाव हो जाए, आपने जो वैक्सीन बनाई हुई है वो वैक्सीन एक वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है, और ये जो वेरिएंट अगर उस वेरिएंट में फर्दर चेंजेस हो जाएं, बदलाव हो जाए, तो आपकी वैक्सीन भी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जिसको ध्यान में रख के आपने वैक्सीन बनाई उसी में बदलाव हो गया, तो जो वैक्सीन ऑलरेडी आपने लगा रखी वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी। तो वेस्ट वाटर जो जेरूसलम, लंदन, न्यूयॉर्क में है उसमें आपके डिटेक्ट आपका किया गया। सो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 जो ग्लोबली इरेडिकेट किया गया 1999 में, एंड वैक्सीन वायरस टाइप 2 लगभग 16 मोर ईयर्स तक इसको कंटिन्यू रखा गया है। फिर उसका 2016 में वैक्सीन का डिसकंटिन्यू किया गया है और कभी कभी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो पोलियो वायरस टाइप 2 का
वेरिएंट अगर डिटेक्ट किया है तो दोबारा से हमें इसके वैक्सीनेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये पता चल जाए कि हाँ ये जो वायरस है ये वायरस प्रेजेंट है, इट कैन फर्दर इन्फेक्ट। सो टाइप 2 वैक्सीन वायरस वेरिएंट्स दे कैन फॉर्म, और वी कैन से वो अपने आप में ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे कि वो तेजी से स्प्रेड हो जाएं, एंड दे हैव द टेंडेंसी कि वो फिर फर्दर जैसे पोलियो जैसी बीमारी या रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकते हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है कि क्योंकि हम एक वी हैव हाईलाइटेड कि पोलियो पूरे तरीके से खत्म हो गया है, इस चीज़ की हम बात करते हैं, बट इन वायरस का जो प्रेजेंस है, इन प्रेजेंस को डिटेक्ट करते जरूरी है, और इसीलिए एनवायरमेंट सर्विलियंस या वायरस सर्विलियंस जैसा कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। संडे का द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट बिकॉज संडे के हिंदू के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, और जो कोर्स मैं आप लोग के लिए 2023 के लिए चला रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर, तो उसमें भी यही एम है कि पूरे जो 1.5-2 साल के टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छे से कवर हो, और आप लोग प्रयास करें जुड़े। ये कोर्स है आपका, तो unacademy.com में जाओ, अनअकैडमी वेबसाइट पे यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, कोड डाल देना, दैट इज SPLIV, और आप ज्वाइन कर सकते हो। द एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2023, ये इसके लिए जुड़ना है। मेरे जो कोर्सेस आएंगे जैसे एनवायरनमेंट, IR, एग्रीकल्चर, साइंस टेक का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 3 कोर्स भी अभी आएंगे। अभी ये जो जैसे एक क्लास इसमें हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास 21 तारीख को है, तो ये आप ध्यान रखें कि ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोर्सेस आपके लिए खासतौर से जो बच्चे प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर भी है। ऑफ़र ये है कि ये जो आपका ऑफ़र चल रहा है 30% ऑफ है। अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, मान लो आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया तो जिसमें ऑप्शनल भी है, तो एग्रीकल्चर के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो क्लासेस आप 2 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे, और इसके अलावा GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, जितने सब्जेक्ट्स हैं सब आप एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कोड यूज़ करना है SPLIV, unacademy.com में जाके UPSC SSC सिलेक्ट करके SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज देखा जाए तो आरंभ बैच, लक्ष्य बैच ऑलरेडी है, तो इनका ये भी आपको अवेलेबल होंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इसका PDF मैं आपसे शेयर करूँगा सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।